हेलो दोस्तों। आज का अपना जो ये वीडियो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर पूरा बेस्ड है। ये ट्वेल्थ का चैप्टर है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी करंट बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो उसी को रिलेटेड लेके मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, आपको ये चैप्टर छोड़ना नहीं होगा आपको, और चैप्टर है बहुत ईजी, पढ़ के ही जाना कैसे भी करके ये चैप्टर। इसके वेटेज अच्छे खासे हैं, ये बोर्ड एंट्रेंस दोनों में इसका वेटेज अच्छा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से ही पता चला। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कहाँ से? तो इसके लिए आने के लिए एक ही साइंटिस्ट ने जो था, जिसने पहले ये काम किया था, जिसका नाम था वर्नर, वर्नर थियरी। इसी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जनरेट किया था और बताया था कि ये बनता कैसे, आया कहाँ से ये। अब वर्नर ने किया क्या? वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड को लिया, ये सब आपको एमसीक्यूज़ में पूछेगा। कोबाल्ट क्लोराइड को लिया, 1 मोल ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड लिया, उसको 6 अमोनिया के साथ रिएक्शन किया। फिर एक बार 1 मोल फिर से लिया, इसको 5 अमोनिया के साथ रिएक्शन किया। फिर एक बार फिर से लिया, उसको 4 अमोनिया के साथ रिएक्शन किया। फिर एक बार फिर से लिया, 3 अमोनिया के साथ रिएक्शन किया। अब जैसे रिएक्शन किया तो बाद में यहाँ पे आके वो रुक गया। अब क्यों रुका, उसका रीज़न देखो। तो ये जब 6 अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो आयोनाइज्ड हुआ, तो उसको 4 आयन्स मिले। फिर इसको किया तो इसको 3 आयन्स मिले। इसको किया तो फिर इसको वो 2 आयन मिला, और इसको किया तो फिर इसको वो 0 आयन मिला। फिर यहाँ पे आके वो थियरी आके रुक गया, यहाँ पे आके वो रुक गया। इसके बाद उसने कुछ किया ही नहीं वो। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट उसने और बताया था कि जब 6 अमोनिया लिया तो उसको यहाँ पे 4 आयन्स तो मिला, लेकिन वहाँ पे 3 मोल AgCl का मिला। सब याद रखना, है सब आपको एमसीक्यूज़ में पूछेगा। 2 मोल मिला AgCl का, 1 मोल मिला AgCl का, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको 1 ही मोल मिला AgCl का। वन मोर चीज़ ये भी आपको पूछेगा एग्ज़ाम में, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। कलर, जब भी 6 अमोनिया लिया तो कौन सा कलर था? तो जब 6 अमोनिया लेना तो येलो कलर था। जब भी 5 अमोनिया लिया तो कौन सा कलर था? तो जब 5 अमोनिया उसने लिया तो फिर ये वाला, तो ये पर्पल था, ये पर्पल कलर आ गया ये। जब उसने 4 अमोनिया लिया तब कौन सा कलर आया? तब ग्रीन कलर आया। और जब उसने 3 अमोनिया लिया तब कौन सा कलर आया? तब कलर आया वॉयलेट कलर आया। तो ये कलर और जो AgCl बाहर निकल रहे हैं और जो आयंस निकल रहे हैं वो आपको याद रखना है। अब ये हुआ कैसे, तो एक मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। देखो बच्चों, COCl3 है और मैंने लिया 6 अमोनिया। अब वो मुझे 4 आयन कहाँ से दे रहा है और कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेसिकली इसमें होता क्या है ना, इसमें कोबाल्ट जो है ना, कोबाल्ट, उसको हम कोबाल्ट है, उसके 2 वैलेंसीज होते हैं। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। 2 वैलेंसीज, एक कोबाल्ट की वैलेंसी होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। एक जो कोबाल्ट की जो वैलेंसी होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी क्या और सेकेंडरी वैलेंसी क्या कोबाल्ट की, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो +3 होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपकी 6 लोन पेयर होती है। ये 6 लोन पेयर होती है। ये प्राइमरी वैलेंसी है ना बच्चों, वो आपकी शो करते हैं हम डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी जो इसको हम शो करते हैं थिक लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आपकी होती है कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट्स जब बनाते हैं ना उसके आउटसाइड होती है। ये क्या करता है? चार्ज को सेटिस्फाई करता है, और ये आयोनाइजेबल होता है। ये है ना, ये आपका आयोनाइजेबल होता है। ये क्या होता है ना, ये ब्रैकेट के इनसाइड होता है। ये आउटसाइड हो गया ना, ये इनसाइड होता है ये। और ये क्या करता है? ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। ये आयोनाइजेबल नहीं होता ये, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर होता है ये होता है ना, ये आपकी डायरेक्शनल होती है। ये आपकी डायरेक्शनल होती है। ये बताता है डायरेक्शन में क्या बनेगा, शेप क्या आएगा उसका। जनरली शेप ऑक्टाहेड्रल आता है ये। और ये होती है ना, ये आपकी नॉन डायरेक्शनल होती है। ये शेप वेप के बारे में कुछ बताती ही नहीं है, कुछ बताएगा ही नहीं आपको ये। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्टर्स आप याद रखना, ये बहुत आपको काम आएगा। फिर मैं आपको एक चीज़ बना के बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने लिया COCl3 लिया, और मेरे पास कितना अमोनिया दे रहा है? 6 अमोनिया मेरे पास दे रहा है यहाँ पे।
अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है, मैंने कोबाल्ट लिखा। और पहले जब भी आप डायग्राम बनाओगे, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो पहले सेकेंडरी वैलेंसी 6 लोन पेयर को सेटिस्फाई करो। तो आपको पता है कि अमोनिया के पास लोन पेयर्स होते हैं। तो फटाफट देखो, एक अमोनिया यहाँ आ गया, एक अमोनिया आपका यहाँ आ गया, एक अमोनिया आपका यहाँ दे रहा है, एक अमोनिया आपका यहाँ दे रहा है, एक अमोनिया आपका यहाँ दे रहा है, और एक अमोनिया आपको यहाँ दे रहा है। 6 अमोनिया हो गया, ऑक्टाहाइड्रल बन गया शेप। अब बचा गया 3 क्लोरीन, उसके लिए जगह नहीं है, तो आप उसको डॉटेड लाइन से कहीं पे भी देखो, मैंने डॉटेड लाइन बनाई, मैंने Cl यहाँ लिख दिया, मैंने डॉटेड लाइन बनाई, मैंने Cl यहाँ लिख दिया, और फिर मैंने डॉटेड लाइन बना दी, और फिर मैंने Cl यहाँ लिख दिया। ठीक है, डायग्राम हो गया मेरा कंप्लीट। अब करना क्या है, अब इसको हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डालना है, तो अब ब्रैकेट लिखना है। मैंने आपको बोला ब्रैकेट के अंदर पहले CO लिखो, फिर सेकेंडरी वैलेंसी अंदर आती है। सेकेंडरी वैलेंसी कौन है बच्चों? 6 अमोनिया, ब्रैकेट क्लोज करो। अब प्राइमरी वैलेंसी जो भी हो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट होती है। आउटसाइड मतलब क्लोरीन कितना रहा है? 3 आ रहा, तो आपने Cl3 लिख दिया। इसको जैसे हमने आयोनाइज्ड किया, पानी में जब डाला और आयोनाइज्ड किया, तो ये कुछ टाइम के बाद हमको ऐसा दिखाई देने लगा, CO NH3 6 टाइम्स, ये आयोनाइज्ड हो गया ना, आउटसाइड है, तो ये क्या हो गया? 3Cl माइनस। अब -3 हो गया, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? +3। देखो ना, -3 है ना, 3 माइनस चार्ज हो गया, +3। चार्ज हमेशा प्रॉपर ब्रैकेट जो भी है आपका, वो पूरा सब न्यूट्रल कंपाउंड होना चाहिए। तो जितना बाहर चार्ज है उसी का उल्टा पॉजिटिव अंदर हो जाना चाहिए। हम आयंस काउंट कर लो। देखो, क्लोरीन के कितने आयन आ गए? 3 आयन क्लोरीन के आ गए। और ब्रैकेट के कितने? ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट है ना, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो 1 आयन इसका आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना आ गया? 4 आयन आ गया। समझ में आया? जब भी आप बनाओगे, जब भी आप फॉर्मूले को जब आप ड्रॉ करोगे, तो जब भी आप सेंटर में कोई, अगर ये जो है ना सेंट्रल मेटल कहते हैं इसको, जब आप सेंट्रल मेटल लिखोगे और उसके बाजू में जब आप लिगेंड लिखोगे, तो पहले आप याद रखना, पहले आपको सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, जो 6 लोन पेयर है। उसके बाद जो भी बचेगा उसको आपको डॉटेड लाइन से शो करना है। शो करने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट्स के अंदर आपको बस ये याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा और हमेशा उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, और ब्रैकेट के बाहर प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को आपको आयोनाइज्ड कर देना है। आयोनाइज जैसे किया, उसका ये अपोजिट चार्ज यहाँ पे ऐड करना है। तो जितना बाहर था वो, और ये पूरा ब्रैकेट के आगे कोई नंबर ही नहीं, मतलब 1 आयन ही है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया? 4 आयन। देखो ये आपको प्रूफ करके मिला ना, 4 आयन दे रहा है ये। समझ में आया? एक और मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है? देखो अच्छे से, देखो एक और मैं आपको करके बताता हूँ। इस बारी मैं ले रहा हूँ फिर से वही, मैं ले रहा हूँ COCl3, और उसके साथ मैं ले रहा हूँ 3 अमोनिया, और मुझे प्रूफ करके देना है कि ये 0 आयन दे रहा है, ये कोई आयन ही नहीं देता। तो आपको पता ही चल गया। पहले बनाना क्या है? कोबाल्ट। बोलो फटाफट, क्या आ सकता है कोबाल्ट के बाद? NH3, बोलो NH3, NH3। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुए, 3 लोन पेयर अभी पेंडिंग है। क्लोरीन के पास भी लोन पेयर्स होते हैं। Cl, सॉरी, Cl, Cl हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ऑक्टाहाइड्रल बन गया ये। अब बताओ प्राइमरी वैलेंसी को डालने के लिए कोई जगह है क्या? नहीं जगह है। तो हमको करना क्या है? ब्रैकेट बनाना, कोबाल्ट लिखना है, सारे सेकेंडरी वैलेंसीज है, क्योंकि डॉटेड लाइन कोई है नहीं। अमोनिया कितना आ रहा है? 3 बार। और क्लोरीन कितना आ रहा है? 3 बार, और क्लोज। अब आप मुझे बताओ बाहर कुछ है क्या? जब बाहर कुछ नहीं होगा तो बाहर सीधा सीधा इस पर, अगर इसको हम आयोनाइज्ड करेंगे भी, जब बाहर कुछ नहीं है तो चार्ज सेटिस्फाई होगा ही नहीं। तो ये कितना आयन देगा? 0 आयन देगा। याद रखना, ये आपको 0 आयन देगा ये, ठीक है? तो इसको बोलते हैं वर्नर थियरी। इसके पॉस्टुलेट्स पढ़ लेना, जो जो मैंने आपको बताया वही सब पॉस्टुलेट्स के अंदर भी आएंगे। इसको कैसे भी करके कर ही लेना, इसको छोड़ना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो, अगला हमारा जो टॉपिक है, हमने वर्नर थियरी कर लिया। अब मैं आपको कुछ बेसिक फैक्टर्स बता देता हूँ। जैसे ये जो होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या है? ये होता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स कहते हैं इसको हम।
ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर जो होता है ना, स्पीयर, और इसके अंदर जो कंपाउंड होता है, जैसे यहाँ पे जो भी कंपाउंड आया है और जो भी यहाँ पे एक नॉर्मल क्रॉप ब्रैकेट में, कर्व ब्रैकेट में जो भी अगर आ गया, तो आपको लिख देता हूँ मैं, ये जो होता है ना ब्रैकेट के बाद जो आता है ना, ब्रैकेट के जस्ट बाद में जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल कहते हैं। और जो कर्व ब्रैकेट में जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्व ब्रैकेट में जो आता है लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स क्या होता है? और सेंट्रल मेटल तो आपको समझ में ही आ गया। लिगेंड होता है ना, लिगेंड होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज बाइंड होता है। किसके साथ बाइंड होता है? ये मेटल के साथ। वो मेटल के साथ हमेशा, सेंट्रल मेटल है ना, उसके साथ हमेशा वो बाइंड होगा। उसी को हम सेंट्रल मेटल के साथ हमेशा जब बाइंड होगा तो उसको हम लिगेंड्स कहते हैं। अब लिगेंड के उसके अपने अपने टाइप है। वो लिगेंड जनरली याद रखना, लिगेंड आपका नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने के साथ ये आपका हाईली रिएक्टिव भी होता है। ये लिगेंड्स के अपने कुछ सिम्टम्स एंड कंडीशंस है वो। अब ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स है ना, स्पीयर्स, इसके दो टाइप होते हैं। कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं, देख लो। एक होमोस्फीयर होता है और एक हेट्रोस्फीयर होता है। होमोस्फीयर का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपके पास सिंगल लिगेंड्स पड़े हों, एक ही लिगेंड होता है। एक ही लिगेंड बोल सकते हैं, या तो एक ही टाइप के लिगेंड हो सकते हैं। सिंगल लिगेंड बोल सकते हैं, या तो एक ही सिंगल टाइप के लिगेंड्स होते हैं। यहाँ पे मल्टी टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं। मल्टी टाइप्स के अपने को लिगेंड्स मिलेंगे। स्टेटमेंट से नहीं समझा तो आपको मैं बना के बता देता हूँ। देखो, ब्रैकेट बना, Fe लिखा, ब्रैकेट में H2O लिखा, ये मैंने 6 बार ही लिखी, और क्लोज करके ऊपर मैंने +3 डाल दिया। ब्रैकेट बनाया, CO लिखा, Cn लिखा 2 बार, और H2O लिखा 2 बार, और क्लोज कर दिया। और बाहर फिर मैंने पकड़ लो, ये -2 हो जाएगा, बाहर मैंने -4 बनाया। अब आप मुझे बस ये देख के मुझे बताओ, ये जो मेटल है उसके बाजू में एक ही टाइप का लिगेंड है कि अलग अलग टाइप के लिगेंड है? एक ही टाइप के लिगेंड है ना। तो अगर एक ही टाइप के लिगेंड होंगे तो उसको होमोस्फीयर कहते हैं। याद रखना, एक ही टाइप का अगर लिगेंड है तो होमोस्फीयर है। दिख रहा है? दो अलग अलग टाइप के लिगेंड है, कितना है वो नहीं। एक ही टाइप के लिगेंड हो तो होमोस्फीयर, अगर अलग अलग अगर हो रहे हैं तो उसको हम हेट्रोस्फीयर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये जो होमोस्फीयर है इसमें 3 टाइप्स होते हैं। देखो, ये जो होमोस्फीयर है इसमें 3 टाइप होते हैं। अब वो 3 टाइप कौन से हैं? एक कटॉइनिक होता है, एक आपका अनॉइनिक होता है, और एक आपका बेसिक अगर देखो तो एक आपका न्यूट्रल होता है। एक कटॉइनिक होता है, एक अनॉइनिक होता है, और एक न्यूट्रल होता है। कटॉइनिक अनॉइनिक का मतलब क्या, वो देख लो फटाफट। जैसे कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट बना, Fe लिखा, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, फिलहाल मैं ऊपर का ही लिख रहा हूँ। H2O लिखा, 6 बार लिखा और क्लोज कर दिया, और बाहर मैंने Cl3 डाला है। आपको बस ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अगर राइट साइड में ब्रैकेट के बाहर कोई प्राइमरी वैलेंसी होती है तो ये सब सीधी बात है। ये अगर आयोनाइज्ड होगी तो यहाँ पे चार्ज अगर माइनस होगा तो फिर यहाँ पे चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। तो दिख रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है। कितना माइनस चार्ज होना चाहिए? 3 क्लोरीन है तो 3 माइनस, तो यहाँ पे 3 प्लस होगा। तो बस आपको बेसिक फैक्टर यही याद रखना, अगर ये आयोनाइज्ड होगा तो हाँ ऐसे होगा, ये Cl यहाँ से हट जाएगा। कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अगर राइट साइड में कोई ग्रुप अगर आता है प्राइमरी वैलेंसी, तो याद रखना कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर पॉजिटिव आया तो कटॉइनिक हो गया। एनोइनिक का मतलब क्या? K2 लिखा, ब्रैकेट बनाया, Al लिखा, और फिर यहाँ पे समझो H2O यहाँ पे भी मैंने लिखा फिर से, और वो मैंने इस बार 4 बार लिखा और क्लोज कर दिया। अब K2 लिखा तो ये राइट में आ रहा है कि लेफ्ट में आ रहा है? प्राइमरी वैलेंसी लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो आपको अगर मैं इसको आयोनाइज्ड करूँगा तो जैसे ही आयोनाइज करूँगा तो ये मेरा 2K+1 हो जाएगा। तो +2 का चार्ज, तो यहाँ पे -2 का चार्ज। तो अब ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज आ गया ना, अनोइनिक हो गया। ब्रैकेट के ऊपर प्लस का चार्ज हो गया, कटॉइनिक हो गया। अब एक नॉर्मल ब्रैकेट बनाया, अब उसमें मैंने निकल लिखा, मैंने CO लिखा, 4 बार लिखा और क्लोज करके छोड़ दिया। ब्रैकेट के बाहर प्राइमरी वैलेंसी है? नहीं है। ऊपर कोई चार्ज आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ऊपर चार्ज कितना रहेगा? 0 दे रहा है वो। तो अगर 0 दे रहा है तो इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। क्लियर हुआ? फिर से देखो, ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पीयर्स के बाजू में जो आता है उसको हम सेंट्रल मेटल कहते हैं।
सेंट्रल मेटल को जो बाइंड करता है, चिपक के रहता है, उसको हम लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स ऑलवेज बाइंड विद द सेंट्रल मेटल और हमेशा नेगेटिव्स होते हैं और हाईली रिएक्टिव्स होते हैं वो। अभी मैं आगे लिगेंड्स के बारे में बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स है ना, उसके दो टाइप्स होते हैं, होमोस्फीयर होता है और हेट्रोस्फीयर होता है। होमोस्फीयर मतलब जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स होते हैं। हेट्रोस्फीयर मतलब जो एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं ये। अब ये होमोस में 3 टाइप है। अब होमो में एक कटायंस है, एक अनायंस है और एक न्यूट्रल है। कटायन का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट है ना, उसमें जो उसके बाद जो प्राइमरी वैलेंसी है ना वो आपकी हमेशा कहाँ पे होगी, राइट साइड में होगी। कॉम्प्लेक्स बनाओ, जो प्राइमरी वैलेंसी है ना वो आपकी हमेशा लेफ्ट साइड में होगी। और अगर बाहर कोई प्राइमरी वैलेंसीज दे ही नहीं रहा है तो सीधा सीधा पावर में चार्ज 0 आएगा, उसको हम न्यूट्रल स्फीयर कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे फिर इसमें हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, लिगेंड्स के बारे में। देखो लिगेंड्स मैंने बताया ये आपका मेटल के साथ बाइंड करता है। लिगेंड एक ऐसी चीज़ है जो आपका मेटल के साथ हमेशा बाइंड करता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? मेटल को। बराबर है ये। अब लिगेंड्स के अपने टाइप होते हैं, मैं यहाँ पे आपको टाइप्स करा देता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी पूछता है आपको एग्जाम में। देखो एक होता है आपका यूनिडेंटेड, एक जो है ना वो आपका होता है यूनिडेंटेड। एक होता है आपका डाइडेंटेड होता है, ठीक है। एक होता है आपका पॉलीडेंटेड होता है, पॉलीडेंटेड। और एक होता है आपका एम्बिडियंट होता है। देखो यूनिडेंटेड का मतलब क्या है कि समझो, अभी देखो अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। मैंने Fe लिया और Fe के यहाँ पे मैंने कोई क्लोरीन लिया। अब मुझे पता है कि क्लोरीन, देखो क्लोरीन लिया है मैंने यहाँ पे, ये माइनस चार्ज है यहाँ पे। अब क्लोरीन चाहे यहाँ से बॉन्ड बना है तो भी FeCl होगा, क्लोरीन चाहे तुम्हारा यहाँ से बॉन्ड बना है तो भी FeCl ही होगा। क्लोरीन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो Cl के थ्रू ही बॉन्ड बनाएगा, वो तो एक ही साइड से बॉन्ड बना रहा है ना। तो याद रखना जिसमें वन साइडेड डोनर होते हैं, डोनर, उसको हम यूनिडेंटेड कहते हैं। अभी इसमें अगर मैंने फिर Fe लिया, फिर मैंने OH माइनस लिया। अब आप मुझे बताओ बॉन्ड क्या गलती से H के थ्रू कभी बनाएगा क्या? नहीं। जब भी बॉन्ड बनाएगा तो ये किसके थ्रू बनाएगा? O के थ्रू बनाएगा ना। तो यहाँ से भी बना सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेकिन वन साइडेड डोनर है ना, एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनर है, H थोड़ी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो वन साइड अगर डोनर आया तो उसको यूनिडेंटेड कहते हैं। डाइडेंटेड मतलब क्या होता है कि जैसे जिसमें डबल डोनर होते हैं बट दोनों डोनर सेम होते हैं। डबल डोनर होते हैं जिसमें दोनों डोनर सेम होते हैं। इसमें बेसिक एग्जांपल EN आता है, ग्लाइकॉल आता है। जैसे EN मतलब क्या, अब मैंने ये इथिलीन 1,2 डाइअमाइन का फॉर्मूला है, ये लिया मैंने इथिलीन 1, अब समझो मैंने इसके आगे मैंने CO लिया। अब मुझे पता है ये इसके भी थ्रू बॉन्ड बना सकता है, मुझे पता है ये इसके थ्रू भी बॉन्ड, बट लेकिन फॉर्मूले में कोई चेंजेस मिलेगा क्या? कोई चेंजेस मिलेगा नहीं। इसमें क्या था ना, एक ही साइड से डोनर थे और एक ही डोनर था। इसमें 2 डोनर होते हैं बट दोनों डोनर सेम होते हैं, उसको डाइडेंटेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपन डाइडेंटेड कहते हैं। और पॉलीडेंटेड का मतलब क्या होता है? पॉलीडेंटेड के अंदर एक ही फॉर्मूला है ना, एक ही फॉर्मूला अगर आया उसमें मल्टी डोनर्स होते हैं, मल्टी डोनर होते हैं। एक ही फॉर्मूला में बहुत सारे डोनर ग्रुप्स होते हैं। एक ही फॉर्मूला है ना, उसमें मल्टी डोनर्स ग्रुप्स होते हैं। अगर मल्टी डोनर होंगे तो उसको हम वो कहीं किसी भी साइड से ले अपना जो मेटल है उसको बॉन्ड बना सकते हैं। उसका बेसिक एग्जांपल होता है EDTA। EDTA के ऊपर वो चार्ज होता है -4 होता है। अब उसमें क्या होता है ना, 2 N डोनर होते हैं, 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं प्लस 4 ऑक्सीजन डोनर होते हैं। अभी आप ही बताओ टोटल इसमें क्या था? 2 डोनर थे, इसमें एक ही डोनर था। इसमें कितना? 6 डोनर आ रहा है। बट 6 डोनर मतलब 1 से 2 से ज़्यादा डोनर हो गया ना, उसको हम पॉलीडेंटेड कहते हैं। ये समझ में आया? एम्बिडेंट आपको पूछेगा एग्जाम में। एम्बिडेंट में ध्यान से देखो, निकल, मैंने निकल लिखा। अब एक मैंने फॉर्मूला लिखा, इसको थायोसाइनाइड बोलते हैं। अब ये क्या रहा, यहाँ पे भी लोन पेयर आपका पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस का चार्ज है, यहाँ पे भी आपके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी आपके पास लोन पेयर पड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसके भी थ्रू बॉन्ड बना सकता है,
ये इसके भी थ्रू बॉन्ड बना सकता है, बट लेकिन जब दोनों के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा। जैसे इसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मूला आएगा NS ट्रिपल बॉन्ड N, लेकिन जब इसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा, देखो फॉर्मूला चेंज हुआ कि नहीं। इसको निकेल थायोसाइनाइड कहेंगे तो इसको निकेल आइसोथायोसाइनाइड कहेंगे। मतलब एक ही लिगेंड है ना, उसमें दो डिफरेंट डोनर मिल रहे हैं। देखो ये क्या था ना, डाइडेंटेड, एक से ज़्यादा दो डोनर है, बट दोनों डोनर सेम है। दोनों डोनर सेम है, चाहे तुम यहाँ से बॉन्ड बनाओ तो भी फॉर्मूला वही होगा, तुम यहाँ से बॉन्ड बनाओ तो भी फॉर्मूला वही होगा। एम्बिडेंट में क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा डोनर होते हैं, बट दोनों डोनर अलग अलग होते हैं। इसके थ्रू बॉन्ड बनाओ तो अलग नाम होगा, इसके थ्रू बॉन्ड बनाओ तो अलग नाम होगा। तो तुमको बस ये याद रखना है, कोई भी ऐसा लिगेंड जिसमें दो डोनर होते हैं बट दोनों डोनर के एंड अलग अलग होते हैं और उससे फॉर्मूले के नाम चेंज हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम एम्बिडेंट कहते हैं। इसका और एक बेसिक एग्जांपल है, देखो Fe लिखा, देखो एक ये हो गया, अब ये माइनस है, ये इसके थ्रू बॉन्ड बना सकता है। अब एक एग्जांपल, ये Fe इसके थ्रू बॉन्ड, अब इसी में मैं कोशिश करूँगा तो मुझे पता है यहाँ पे भी लोन पेयर होता है। तो देखो ये इसके थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, ये इसके थ्रू भी बॉन्ड बनाएगा। इसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो क्या आएगा, Fe-O एंड डबल बॉन्ड O। और अगर इसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो Fe-N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। दोनों फार्मूला स्टेबल है, तो आपको दिख रहा है फार्मूले के अंदर चेंजेस आपको मिल रहा है। तो एम्बिडेंट एक टाइप का लिगेंड है जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट डोनर ग्रुप्स होते हैं, उसको हम एम्बिडेंट कहते हैं। फिर से एक बार बताओ, लिगेंड्स मतलब क्या। लिगेंड एक ऐसी चीज़ है जो सेंटर मेटल के साथ बाइंड करती है। लिगेंड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी सेंटर मेटल के साथ हमेशा बाइंड होती है, ठीक है। बाइंड होने के साथ साथ क्या होता है कि लिगेंड डोनर होता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। लिगेंड माइनस का चार्ज कंटेन करता है। लिगेंड के अगर हम बेसिक टाइप्स की बात करें तो लिगेंड में देखो बेसिक टाइप हम यूनिडेंटेड होता है, डाइडेंटेड होता है, पॉलीडेंटेड होता है और एम्बिडेंट होता है। यूनिडेंटेड का मतलब क्या होता है कि सेंटर मेटल के साथ वो बाइंड तो कर ही रहा है, बट सेंटर मेटल के साथ अगर वो बाइंड कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो वो एक ही साइड से बाइंड कर रहा है, एक ही एंड से बाइंड कर रहा है उसको, कोई उसका दूसरा एंड वहाँ पे है ही नहीं। डाइडेंटेड का मतलब क्या आ रहा है कि सेंटर मेटल के साथ वो दो साइड से बाइंड कर रहा है, बट दोनों बाइंड करने पे फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, दोनों बाइंडिंग ग्रुप सेम होंगे। दोनों उसके जो बाइंडिंग ग्रुप है ना वो उसके हमेशा सेम होंगे। और पॉलीडेंटेड का मतलब क्या है, एक ही फॉर्मूले में बहुत सारे डोनर ग्रुप्स मिल जाएंगे, एक ही फॉर्मूले में बहुत सारे डोनर। उसका बेसिक एग्जांपल याद रखना, EDT है। एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही फॉर्मूले के अंदर, एक ही फॉर्मूला बना रहे हैं, उस फॉर्मूले के अंदर एक से ज़्यादा डोनर ग्रुप्स होंगे। अगर वो एक से ज़्यादा अगर डोनर ग्रुप होगा तो याद रखना उसी चीज़ को हम कहते हैं एम्बिडेंट। उसमें फॉर्मूले का नाम बदल जाता है ये, ठीक है। थोड़ा आगे जाते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं आपका वो डाउट सॉल्व करवा दूंगा वहाँ पे। एक बेसिक है जो आपको बोर्ड में एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा टाइम पूछा हुआ है, देखो डबल सॉल्ट एक होता है और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो आप ये याद रखना, डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो वाटर कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर ना कंप्लीट सॉल्युबल होता है ये। और ये क्या होता है ना, कंप्लीट नहीं, ये तुम्हारा पार्शियल सॉल्युबल होता है ये आफ्टर सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल एक बार हो गया ना तो ये आइडेंटिटी है ना लॉस करता है, ये लॉस नहीं करता। जैसे एग्जांपल, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिया, Fe ब्रैकेट बनाया, SO4 क्लोज किया, ये ब्रैकेट बनाया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा, जैसे समझो इसके आगे मैंने 2 लिखा या जो भी है मैंने नंबर डाला, जैसे ही मैंने इसको तोड़ा तो मुझे यहाँ पे आयन्स मिलना चालू हो गया। Fe+2 में टूट गया और साथ में जब टूटा तो ये तुम्हारा हो गया SO4-2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या था, ये कॉम्प्लेक्स था तो मतलब ये सॉल्ट था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्ट होता है ये। अब जब ये टूटा तो सॉल्ट है कि आयंस है, अभी कन्वर्ट हो गया किसमें, आयंस में। किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस। ये बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अब एग्जांपल टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना। इसका बेसिक एग्जांपल है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट ये याद रखना, ये आपको MCQs में पूछेगा। देखो
पहले क्या था, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, जैसे ही उसको पानी में डाल के तोड़ा अपन ने, तो जैसे ही तोड़ा तो कन्वर्ट हो गया आयंस में, डिसॉल्व पूरा हो गया तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, के टू लिया, ब्रैकेट बनाया, एफ ई सेम वही किया, SO4 लिया, क्लोज किया और लिख दिया। अब जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया तो ये आयोनाइज्ड हो गया, +1 हो गया, -2 हो गया। बोला ना, जितना +1 उतना -2। अभी ये क्या है, सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब पानी में डालने के बाद भी आयोनाइज तो हुआ, बट ये टूटा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टूटा क्या, नहीं, ये अभी भी वो क्या है, सॉल्ट फॉर्म में, कोऑर्डिनेशन फॉर्म में ही आ रहा है। तो अगर वो कोऑर्डिनेशन फॉर्म में पानी में डालने के बाद भी आता है तो उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बेसिक एग्जांपल याद रखना, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो डबल सॉल्ट होता है ना, वो पानी में पूरा डिसॉल्व हो जाता है। जब वो पानी में पूरा डिसॉल्व हो गया तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है वो। और जब आइडेंटिटी को लॉस कर दिया तो सीधी बात है, पहले कोऑर्डिनेशन होगा, बाद में वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि वो पानी में पूरा डिसॉल्व नहीं होता, पार्शियली डिसॉल्व होता है, लेकिन जब वो पानी में डिसॉल्व हो गया तो डिसॉल्व होने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता। पहले भी अगर कोऑर्डिनेशन था तो बाद में भी वो कोऑर्डिनेशन फॉर्म में ही रहेगा, बट आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आया? अगले टॉपिक पे जाता है। देखो, अगला जो टॉपिक है हमारा, वो मैं आपको एक लाइन से बताते जाता हूँ। पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर बता देता हूँ, एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ, और बताने के बाद मेथड आपको मैं समझा देता हूँ। और मुझे इतना तो पता है कि एक बार मेथड पता चल जाएगा तो आप चीज़ों को खुद से कर सकते हो। एक दो कंपाउंड लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मिनट, कंपाउंड्स, ऐसे तो मैंने इसमें एक दो वीडियो बनाया है ऑलरेडी, तो भी मैं कोशिश करूँ एक दो कंपाउंड मिल जाए कोई ढंग के जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलो मैं आपको ऐसी कोई बेसिक एग्जांपल बताता हूँ अपने हिसाब से। अब जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं, जैसे इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने N2 लिखा, Na2 लिखा, ब्रैकेट बनाया, मैंने Fe लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट बनाया, और फिर ब्रैकेट बना के फिर समझो मैंने क्या किया यहाँ पे, H2O नहीं, H2O में नहीं बात बनेगी। ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी आप चाहो तो देख सकते हो। CN लिखा, जो कि मैंने 4 लिखा, और फिर मैंने क्लोज़ कर दिया। एक ये पैटर्न हो गया, एक अगली पैटर्न हो गई। अभी मैंने समझो मैंने यहाँ पे NI लिखा, फिर यहाँ पे मैंने H2O लिखा, जो कि मैंने 4 बार लिखा, क्लोज़ किया, और बाहर मैंने Cl2 डाल दिया। एक ये पैटर्न हो गया। एक पैटर्न ये भी हो गया कि जैसे ये तो दिख रहा है ना आपको, ये आपका ये होमोस्फियर है, सिंगल लिगेंड्स है वो, कि समझो इस बार मैंने फिर से K2 लिखा, ब्रैकेट बनाया, उसमें मैंने PT लिखा, प्लैटिनम हो गया, मैंने H2O 2 बार लिया है, मैंने NH3 भी 2 बार लिया है। मैं एक रैंडम एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल पैटर्न बता दूंगा, आप बाकी कर लोगे। Cl लिखा है, एक मिनट रुक जाओ, K2 -2, चलो बस इतना ही लिखा है। और एक एग्जांपल होगा, मैंने ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाने के बाद इसमें मैंने समझो मैंने लिया है Al लिया है, और इसमें मैंने आपका पकड़ लो Cl लिया है, जो कि मैंने 4 बार लिया है और क्लोज़ किया है।
ब्रैकेट के ऊपर -2 हो रहा है। फिर एक मैंने लिया है, ऐसे लिया, ब्रैकेट बनाया, इसमें मैंने आपका Fe लिया है, और जो कि मैंने यहाँ पे H2O लिया है, 4 बार लिया है और क्लोज करके छोड़ दिया है। फिर एक लास्ट पैटर्न आ रहा है, Fe है, और फिर ब्रैकेट में Cn लिया है, जो कि 4 बार ले लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं कि नाम लिखते हैं। इससे ज़्यादा पैटर्न नहीं आते हैं, और एक दो पैटर्न आएंगे, वो भी आप देख लेना, पैटर्न पता रहेगा तो आप कर लोगे। देखो अब ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट में कोई चीज़ आ रही है तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव। अभी यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, 2 आ रहा है। आँख बंद करके आप यहाँ पे -2 का चार्ज डाल देना। ठीक है, अब जैसे ब्रैकेट के बाहर कोई आता है तो पहले लेफ्ट में आता है, उसका नाम पहले आप लोग लिखो, सोडियम। ये क्या है, मेटल, और ये लिगेंड। लिगेंड हमेशा हम पहले लिखते हैं और मेटल बाद में लिखते हैं। 4 बार आ रहा, टेट्रा Cn को साइनो बोलते हैं, और उसका टेबल मैं आपको दे दूंगा। सोडियम पहले है, लिगेंड पहले हमने टेट्रा साइनो लिखा, Fe है मतलब फेरस। अब इसमें कंडीशन है, देखो ब्रैकेट पे अगर माइनस का चार्ज आता है ना, तो जो मेटल होता है ना उसके नाम के आगे हम ATE डालते हैं। अगर माइनस चार्ज आएगा तो, नहीं आया तो आप फेरस का फेरस ही लिखो, तो ये फेरस का फेरेट हो जाएगा। माइनस आया तो अभी चार्ज निकालते हैं। देखो चार्ज निकालने का भी मेथड होता है, मैं आपको बता देता हूँ। Fe का चार्ज नहीं पता है तो मतलब वो X हो गया। साइनाइड की चार्ज हमेशा -1 होती है, तो उसको वो टेबल में आपको मैं दे दूंगा, पता चल जाएगा। इज इक्वल टू कितना चार्ज है पावर में, -2। अब चार्ज निकालो, -4 वो साइड गया तो +4, तो चार्ज कितना आ गया, 2। रोमन में 2 लेके ख़त्म कर दो। समझ में आया चार्ज कैसे निकाला। Fex हो गया, Cn -1 हो गया, इज इक्वल टू -2, जो भी है उसको लेके ख़त्म कर दिया। अब ये देखते हैं, अब ये कितना है, 2 इधर है तो इधर कितना आएगा, +2, क्योंकि ये राइट में आ रहा है ना। क्या अगर वो लेफ्ट में आ रहा है तो उसका नाम एकदम एंड में लिखो, उसका लास्ट में। राइट में अगर कोई चीज़ है तो उसका नाम पहले लिखो। अभी देखो ये मेटल है, ये लिगेंड, लिगेंड पहले लेंगे, 4 बार दे रहा है, टेट्रा एक्वा, पानी को एक्वा बोलते हैं। निकेल है, आप बताओ निकेल होगा कि निकेलेट होगा। पॉजिटिव है तो जो नाम है वही नाम लिखो, निकेल का निकेल ही हो गया। चार्ज निकालते हैं, H2O का चार्ज 0 होता है, तो निकेल का चार्ज कितना, 2, ब्रैकेट में 2, बाहर क्लोरीन आ रहा है तो बाहर अगर आया तो उसको क्लोराइड बोलते हैं। ब्रैकेट के अंदर आया तो क्लोरो, ब्रैकेट के बाहर आया तो क्लोराइड। अभी ये करते हैं, देखो कितना आ रहा है, 2 दे रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2। ठीक है, चलो पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अभी ये मेटल हो गया, मेटल को लिखना ही नहीं। अब देखो ये एक्वा हो गया, AQ, ये अमोनिया नहीं बोलते हैं, अमीन बोलते हैं, AM, और ये क्लोरो का C। तो पहले AQAM, AM पहले आएगा, डाई अमीन, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लो। 2 बार आ रहा है डाई एक्वा, 1 बार आ रहा है क्लोरो। अब प्लैटिनम है, ब्रैकेट पे माइनस का चार्ज है, प्लैटिनम नहीं होगा, प्लैटिनेट हो जाएगा, प्लैटिनेट हो गया। अभी चार्ज निकालता है, वाटर की चार्ज 0, इसकी चार्ज 0, इसकी चार्ज -1, तो -1 वो साइड गया, तो -1 वो साइड गया तो +1 होगा ना। तो जब वो +1 होगा तो बचेगा क्या, तो -2 में से 1 गया तो 1 बच गया ना। तो जनरली याद रखना माइनस का चार्ज नहीं आएगा, मैंने एक रैंडम फॉर्मूला दिया, मैं यहाँ पे 1 छोड़ के ख़त्म कर देता हूँ। जनरली याद रखना माइनस का चार्ज कभी नहीं आता, प्लस ही चार्ज आना चाहिए। और मैंने फॉर्मूला थोड़ा गलत बनाया, बट मैंने आपको पैटर्न समझा दिया। जब हेट्रोस्फीयर्स होंगे ना, या हेट्रोलेप्टिक भी बोलते हैं उसको, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सारे लिगेंड्स के नाम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके आपको लिखने हैं। अब ये देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं आ रहा है, 4 बार आ रहा है, टेट्रा, ब्रैकेट के अंदर है क्लोरो, एल्यूमिनियम है, माइनस है, एल्यूमिनेट। चार्ज की बात करते हैं, 4 और -1, -4 वो साइड का तो +4 में से 2 कटा तो 2 चार्ज आ गया ना, 2। और बाहर आयन लिखना आपका ज़रूरी है। क्यों आयन लिखना, क्योंकि ऊपर चार्ज है, ऊपर चार्ज है तो आयन लिखना ज़रूरी है। अब ये इसके ऊपर कुछ नहीं है, 4 बार आ रहा, बोलो टेट्रा Fe, कुछ आ ही नहीं रहा है तो Fe, टेट्रा एक्वा, फेरस का फेरस ही हो गया ये। अब चार्ज बताओ कितना आ गया, H2O का चार्ज कितना हो गया, 0, तो यहाँ पे भी 0 ही रहेगा ना, क्योंकि ऊपर चार्ज 0 है तो 0 हो गया। अब ये देखो
इसमें कैसे है ना, देखो जैसे अगर यहाँ पे Cl होता, तो अगर ये माइनस Cl होता तो ये Cl 4 बार होता, तो और ऊपर अगर चार्ज 0 होता तो Fe का चार्ज +4 हो जाता है। क्योंकि देखो अभी समझो यहाँ पे मैंने कुछ डाला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, मैं माइनस डाल देता हूँ। तो अभी मैंने माइनस अगर यहाँ डाला तो जो H2O का चार्ज कितना है वो तुम्हारा 0 हो गया। तो जैसे ही 0 है तो Fe का चार्ज, समझो यहाँ पे मैंने प्लस डाल दिया, +1 डाल दिया, तो H2O का चार्ज कितना है 0, तो Fe का चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। कुछ नहीं था इसलिए मैंने वहाँ पे 0 लिखा है। अब 0 लिखने का बेसिक रीज़न ये है बिकॉज वाटर का चार्ज, ये H2O का चार्ज 0 था ना, Fe का चार्ज यहाँ पे 0 ही आएगा वो। अब ये देखो, ये सीधा सीधा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है नहीं, डायरेक्ट टेट्रा साइनो फेरस, 0 डाल के छोड़ दो। चार्ज फाइंड आउट करने का ज़रूरत ही नहीं है, चार्ज फाइंड आउट करने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ही नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो सीधा सीधा चार्ज 0 आता ही आता है वो। समझ में आ गया? इतने ही मेथड है आपके नॉमेनक्लेचर के, इतने मेथड कर लोगे तो आपका नॉमेनक्लेचर अच्छे खासे कंडीशन में हो जाएगा वो। मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है तो उसका जो बेस नंबर है ना उसको उल्टा चार्ज यहाँ पे डाल दो। कोई चीज़ अगर राइट में है तो उसका उल्टा चार्ज यहाँ डाल दो। बहुत सारे लिगेंड आ रहे हैं, उसको आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लो। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, बट चार्ज है ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर, आयन डाल के ख़त्म कर दो। कुछ नहीं है, 0 डाल के ख़त्म कर दो। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसी का एक पार्ट है। आज जब ये आप करें तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको हम EAN भी बोलते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम EAN भी बोलते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का बेसिक फार्मूला होता है Z माइनस एक्स प्लस ऑफ वाई। अब Z का मतलब क्या है, तो Z का मतलब एटॉमिक नंबर, X का मतलब चार्ज, और Y का मतलब जितने लिगेंड्स को वो शेयर कर रहा है। देखो एक निकाल के बताता हूँ। Fe लिखा, Cn है, 6 बार है, क्लोज किया है, -3 है, करके देखता है। चलो मुझे कह रहा है Fe का आप En निकाल के बताओ। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 माइनस चार्ज। अभी चार्ज कैसे निकालना है वो देख लो। FeX है 6, Cn का चार्ज कितना -1 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, वो +6 हो गया तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया आपकी 3, और प्लस कितना y मतलब 6 लोन पेयर है, 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 पेयर, तो 6 पेयर में 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 12 हो गया। तो करो, तो 26 में से 3 गया तो 23, 23 और 12 35, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 हो गया। एक और करते हैं, देखो निकेल है, यहाँ पे H2O दे रहा है, 4 बार दे रहा है, और यहाँ पे पकड़ लो Cl दे रहा है, 2 बार दे रहा है और यहाँ पे पकड़ लो -4 दे रहा है। ये बोलता निकालो। निकेल का एटॉमिक नंबर 28, आपको याद रखना होगा ये। और चार्ज निकालता है, निकल नहीं पता, वाटर का चार्ज 0, Cl का -1, तो -2, और वो सड़ गया तो +2, तो 2 बच गया। नहीं, माइनस में आ रहा चार्ज, एक मिनट रुक जाओ, इसको हम प्लस कर देते हैं, तो -2, तो 6 हो गया ना। ये कितना हो गया -2, वो सड़ गया तो +2 हो जाएगा, तो +2 गया तो 4 और 2 6 हो गया, तो 6, और प्लस टोटल लिगेंड्स कितना, 4 इधर 2 इधर, 6 लिगेंड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो करो, 28 में से 6 गया 22, 22 और 12 34 हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 34। समझ में आई है? तो ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, कैलकुलेट करके बताओ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे करते हैं वो। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछेगा, चाहे वो तुम्हारा बोर्ड हो चाहे वो तुम्हारा एंट्रेंस हो। बोर्ड में पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछेगा। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुमको इस चैप्टर के अंदर बताया गया क्या कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, मतलब वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि फिर फेरोमैग्नेटिक है। बेसिकली आप डाई और पैरा याद रखो, ठीक है, डाई और पैरा। डाई देखो, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। अगर जिसके पास सारे के सारे
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी देखो पूरे पेयर हो गया है, तो इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और अगर उसके पास पेयर्ड नहीं होते हैं या तो एक या तो दो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगा ना तो वीकली अट्रैक्ट करेगा, और डायमैग्नेटिक क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगा तो रिपेल करके बाहर फेंक देगा उसको। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग याद रखना अगर sp3 अगर देखो 4, अगर आपके पास 4 सिग्मा मतलब 4 सिग्मा अगर दे रहा है तो वो आपका होगा sp3। ठीक है, और इसमें sp3 हो सकता है, इसमें 4 में आपका ये भी हो सकता है, चार में आपका dsp2 भी हो सकता है, और इसमें आपका 5 अगर होता है, ये भी 4 का ही है, 5 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका sp3d1 हो सकता है, और 6 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो ये आपका हो सकता है sp3d2 हो सकता है, और अगर 6 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो ये आपका d2sp3 भी हो सकता है। ये तो याद रखना, फिर से देखो, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो sp3 या तो dsp2 हो सकता है, 5 सिग्मा हुआ तो sp3d1 हो सकता है, 6 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो sp3d2 या तो 6 में d2sp3। अभी ज्योमेट्री में देखो, ये होगा तो कैसा दिखाई देगा, टेट्राहाइड्रल। फिर ये होगा तो कैसा होगा ये होगा सेकंड वाला स्क्वायर प्लेनर। ये sp3d होगा तो कैसे होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये होगा तो कैसे होगा, ऑक्टाहाइड्रल। ये होगा तो भी कैसा होगा, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, ये याद रखो आप। देखो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वीबीटी वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वीबीटी वो डिपेंड करता है आपको 2 ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है और एक आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब जैसे एग्जांपल की अगर मैं आपको बात करके बताऊँ स्ट्रॉन्ग फील्ड की, तो OH NH3 EN CN, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए। और भी एग्जांपल है, मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, H2O, ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड्स हो गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है ना, कैन पेयर होते हैं, कैन बी पेयर हो जाता है, ये कांट बी पेयर, ये पेयर कभी नहीं होता है। अब ये क्या है, इसका मतलब कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब जैसे मैं आपको एक लेके मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, मैंने लिया है Ni और फिर मैंने लिया है यहाँ पे Cl, और जो कि Cl है मेरे पास कितनी बार दे रहा है, 4 टाइम्स दे रहा है, और पावर में -2 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, निकल का एटॉमिक नंबर याद रखना है। तो निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। फटाफट आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कॉन्फ़िगरेशन 3D और 4s आपको लिखना ही है। ये इसको 8 यहाँ पे डाल दो और ये 2 को आप यहाँ डाल दो, ये ऐसे लिख लो, वो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब निकल का चार्ज निकालो, निकल X हो गया, Cl का चार्ज -1 हो गया, इज इक्वल टू -2, तो x -4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो जितना है उतना इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने माइनस, जितना चार्ज है उतना माइनस कर दो। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3D8 और 4s क्या हो गया, 0। क्लियर हुआ इतना, समझा इतना। फिर से देखो, एक कंपाउंड मैंने लिया निकल, पहले मेटल का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, निकल का चार्ज निकला, जितना चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। अब लिखो यहाँ पे निकल का जो क्या था, वो 3D8 था ना ग्राउंड स्टेट में, और यहाँ पे अपना 4s0 और 4p0 लिख दो, अननोन है। अब डी में कितने बॉक्सेस होते हैं टोटल, आपको पता ही होगा, डी में 5 बॉक्स होते हैं। बोलो 1 2 3 4 5। एस में कितना हो गया, 1। और पी में कितने बॉक्सेस होते हैं, 3। ठीक है, ध्यान से देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। बोलो 1
2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्लियर। अब मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे। अब अगले में मुझे ये देखना है कि मेरे को बस यहाँ पे ये शो करना है। यहाँ पे ये जो है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये पहले देखो यहाँ पे देखो। एक क्लोरीन आपका वीक फील्ड है क्योंकि ये अनपेयर्ड है, बाकी सारे पेयर्ड है। क्लोरीन आपका वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है? तो क्लोरीन है वो आपका वीक, देखो ऊपर लिखा है क्लोरीन, ये वीक फील्ड है, तो ये पेयर नहीं होता, तो मतलब ये दोनों पेयर नहीं होंगे। तो अगला जो ग्राउंड स्टेट के बाद जो एक्साइटेड का कॉन्फिगरेशन है वो भी सेम आइडेंटिकल होगा। क्या होगा? 3d8 4s0 4p0, सेम कॉन्फ़िगरेशन आप फिर से लिखोगे एक्साइटेड का। ये डब्बा 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 डब्बा, इसमें कितना है? 2 2 2 1 और 1, बराबर है, पेयर ही नहीं हुआ है। देखो ये मैंने जैसा था, क्योंकि ग्राउंड एक्साइटेड सेम होगा क्योंकि पेयर ही नहीं हुआ है। जैसे ही हम लास्ट प्रोसेस पे जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, जैसे ही हम लोग जाएंगे तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से वही 3d8 4s0 और फिर 4p0। अब हमने ये डब्बा जो था वो हमने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया है, ध्यान से देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, भरते जाओ। पहले 2 था, 2 है, 2 है, 1 है और 1 है। अब ध्यान से देखो, देखो अब बताओ मुझे निकेल को भरने के लिए कितना खाली डब्बा चाहिए? 4। अब अपने पास क्या 4 खाली डब्बे हैं? तो देखो अपने पास 4 खाली डब्बे हैं। पहला डब्बा इधर, दूसरा डब्बा इधर, तीसरा डब्बा और चौथा डब्बा। तो जहाँ पे हमने निकेल के लिए इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसको मत देखो, जहाँ पे हमने Cl का इलेक्ट्रॉन भरा है उसी को हमको देखना है। ये S हो गया और ये तीनों P, तो क्या आ गया? sp3। देखो आया ना sp3। समझ में आया? शेप कैसे रहेगा? टेट्राहाइड्रल। शेप कैसा रहेगा? टेट्राहाइड्रल। क्लियर हुआ? अब इस पूरे फैक्टर में स्टार्ट टू एंड पूरा देखने का, कहीं पे भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब बोलो पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया? ये पैरामैग्नेटिक हो गया। क्लियर हो गया? अब जैसे ही ये पैरामैग्नेटिक हो गया तो शेप क्या हो गया उसका? टेट्राहाइड्रल। क्या शेप हो गया इसका? टेट्राहाइड्रल। समझ में आ रही है? तो ये सब आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं और लेके आपको बताता हूँ। रुको फिर से एक बार करते हैं। देखो एक एग्जांपल और सेम ऐसे ही करते हैं। फिर मैंने ब्रैकेट बना, निकेल लिया, इस बार साइनाइड ले रहा हूँ। साइनाइड कितनी बार है? 4 बार है। क्लोज किया, बाहर 2- लिख दिया। क्लियर है? चलो निकेल का एटॉमिक नंबर बोलो फटाफट, कितना आ गया? 28। कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s0, 3d8 और 4s2। निकेल का चार्ज निकालते हैं। निकेल x हो गया, साइनाइड -1 -2, 2 आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करो, 2 उड़ गया यहाँ से, क्या आ गया? 3d8 4s0। ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसे लिखते हैं हम लोग। 3d8 4s0, अननोन 4p0 को भी बना के हम रखते हैं। चलो बताओ डी में कितने बॉक्सेस? 5। एस में कितने बॉक्सेस? 1। और पी में कितने बॉक्सेस? 3। हो गया? बताओ फटाफट कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 बोलो, 3 4 5 6 7 और 8। चलो ये हो गया। ग्राउंड के बाद कौन सा स्टेट आ गया? एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड में आप थोड़ा फटाफट साइनाइड को देखो। साइनाइड वीक फील्ड होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है? तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आके पेयर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में जहाँ सिंगल सिंगल है वो पेयर हो जाएंगे वो। तो फिर से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d8 4s0 4p0।
सॉरी। देखो हो गया। चलो बोलो अभी। ये ऑलरेडी पेयर था, ये भी पेयर है, ये ऑलरेडी पेयर था, ये इसमें आगे पेयर हो गया, तो ये भी यहाँ से पेयर हो गया। क्लियर है। अब प्रोसेस करते हैं कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पूरा सब कुछ साथ में लिखते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये, समझोगे तो समझ में आ जाएगा आपको आराम से ये। चलो बताओ आप मुझे, आपको तो दिख ही रहा है ये पूरा भरा हुआ है। यहाँ तक भरा हुआ है ना। अब निकल को भरने के लिए, क्लोरीन को भरने के लिए खाली डब्बे कितने चाहिए, 4। तो पहला खाली डब्बा अपने को यहाँ से मिल रहा है। चलो ये पहला खाली डब्बा, ये दूसरा खाली डब्बा, ये तीसरा खाली डब्बा और ये चौथा खाली डब्बा हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक को लाइन खींच दिया। अब ये डब्बा क्या है, डी, ये डब्बा क्या है, एस, और वो डब्बा क्या है, P2 आया ना, DsP2। वो क्या आया था, Sp3 था ना, ये क्या आ गया, DsP2। अगर ये DsP2 आ गया तो फिर आप पूरा स्टार्ट टू एंड कहीं पे भी देख लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं दिख ही नहीं रहा है, अनपेड सारे के सारे पेयर्ड है, तो क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक। और इसका अगर मैं बोलूँ इसका शेप कैसा रहेगा, तो इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। समझ में आई है, बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। आपको बस लिगेंड को आइडेंटिफाई करना। अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो जाएंगे, तो पेयर होकर एक डब्बा खाली हो जाएगा। अगर लिगेंड आपका वीक फील्ड है तो ये पेयर ही नहीं होगा, तो उसको छोड़ के हमने खाली इसी को पकड़ा था इसके पहले वाले में। और अगर कहीं पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा तो पैरामैग्नेटिक, अगर सारे के सारे पेयर्ड अगर आ गए तो डायमैग्नेटिक। वो वाला क्या था, उसमें हमने ये और ये तीनों भरे थे तो Sp3, इसमें हमने यहाँ से भरना चालू किया तो DsP2। समझ में आ रही है। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं।